दोस्तों, गज़लों की दुनिया में ध्रुव गुप्त जी का नाम बहुत ही इज्जत मान सम्मान से लिया जाता है। पर मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उनकी दो कविताएं, ज़रूरी कविताएं तो ज़रूर इस श्रृंखला में शामिल करूं। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की बात हो रही हो तो ध्रुव गुप्त जी को आज के समय में बहुत अधिक पढ़ा सुना जा रहा है। बहुत लोकप्रिय हैं वो, और मैं खुद उनकी मुरीद हूँ, उनकी गज़लों की मुरीद हूँ। पर क्योंकि ये गंभीर कविताओं की श्रृंखला चला रही हूँ मैं, तो उनकी गज़लें न लेकर मैं उनकी दो ज़रूरी कविताओं को लेकर आई हूँ। ध्रुव गुप्त जी मानवीय मूल्यों के प्रति सिर्फ अपनी रचनाओं में ही नहीं, अपने निजी जीवन में भी लगातार सचेत सावधान रहे हैं। मैं यहाँ इस बात पर बहुत अधिक जोर देना चाहूँगी कि ध्रुव गुप्त अपनी रचना धर्मिता से, अपने रचना कर्म से और अपने जीवन के व्यवहार से भी, आचरण से भी दरअसल मानवीय मूल्यों को लगातार सुरक्षित, संरक्षित करते रहे हैं और बल्कि संवर्धित करते हैं, बढ़ाते भी हैं। तो मानवीय मूल्य यानी मानवीय विवेक ध्रुव गुप्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसी को स्थापित कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ, उनको पढ़ती हूँ, उनको सोशल मीडिया पर लगातार देखती हूँ। उनकी गज़लें, गीत खूब सराहे जाते हैं, बहुत लोकप्रिय होते हैं। उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए भी ये कवि मुझे बहुत पसंद है। इनकी गज़लों और नज़मों की कुछ किताबें हैं, मुझ में कुछ है जो आईना सा है। इनमें गज़लें हैं, नज़में हैं, और साफ शफ़ाक आईने की तरह जितना पारदर्शी उनका जीवन है उतना ही उनका रचना कर्म है। साथियों, काश ऐसा हो कि हम लौट चलें दश्त में फिर, न कोई फिक्र हो कल की, न उलझने न सितम, भूख भर रोटी हो और आँख भर के हरियाली। तो सावन का महीना है, हरियाली ही हरियाली है। मैं भी इसी रंग में हूँ, हरियाली के रंग में हूँ, सावन के रंग में हूँ। तो क्यों ना आज इतवार है और हम ध्रुव गुप्त जी की इन दो ज़रूरी गंभीर कविताओं पर शोधार्थी हूँ, आज चर्चा करें, बातचीत करें। सबसे पहले मैं उनकी वो दो कविताएं लेती हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं। मैं उनका पाठ करूँगी और फिर शोधार्थियों हम उस पर बात भी करेंगे। प्रेम कविता है, निश्चित तौर पे जो गज़लकार है इतनी प्यारी नज़में लिखता है, तो प्रेम को किस नज़र से, नज़रिए से वो परखता है, कैसे प्रेम में सींझता है और रीझता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तुम मुझे मिली, मैं सरे राह ठिठक गया। तुमने मुझे देखा, मेरी आंखों में उग आया सतरंगा इंद्रधनुष। तुम मुस्कुराई, मेरे भीतर हर सिंगार झरे। तुम मेरे पास आई, मेरे लहू में उड़ने लगी अनगिनत तलियां। मैंने पहली बार कहा तुम्हें प्यार। मैं चंदन की तरह महका, तुमने झुका ली अपनी चमकीली आंखें। मेरे सपनों को पंख लगे, तुम सिमटी, मैं फैलता गया एक साथ चारों दिशाओं में। कहा ना कि प्रेम विस्तार देता है, प्रेम उन्मुक्त करता है, प्रेम उड़ान देता है। प्रेम जितना गहरा है उससे कहीं अधिक व्यापक है, विस्तार में है। तो मैं फैलता गया एक साथ चतुर्दिक चारों दिशाओं में। तुमने कहा प्यार और मुझे आकाश की तरह असीम कर दिया। तुमने कहा प्यार और मुझे आकाश की तरह असीम कर दिया। वाह। दूसरी कविता है सरसों के फूल। ये दोनों ही रंग मुझे बहुत पसंद है, सुग्गा तोता कलर रंग और सरसों की पीली, सरसों की गंध, सरसों कितना पाक है, पवित्र है,
उस रंग में, रूप में, गंध में, सरसों का रंग, सरसों के फूल, सरसों के खेतों के बीच से गुजर रहा था कल, एकदम थका हारा, कि पौधों ने पकड़ लिए पांव, कहा बैठ जाओ न दो पल, कि पौधों ने पकड़ लिए पांव, कहा बैठ जाओ न दो पल, अभी हमारे साथ क्या कोई जल्दी है, क्या कोई जल्दी है। मैंने थोड़ी जगह बनाई और लेट गया, मैंने थोड़ी जगह बनाई और लेट गया, दो खेतों के बीच की मेड़ पर। कुछ देर बातें की हरी पत्तियों, पीले पीले फूलों, बदन पर सरसराती हवा से, और फिर आंखें मूंद ली। कुछ देर बातें की हरी पत्तियों, पीले पीले फूलों, बदन पर सरसराती हवा से, और फिर आंखें मूंद ली। मैं थका था, मैं थका था, पत्तियों ने दबाए मेरे पैर, फूलों ने सहलाया मेरा चेहरा, हवा ने चूम लिए मेरे होंठ। एक बहुत गहरी नींद लेकर, एक बहुत गहरी नींद लेकर मैं ताज़ा दम घर लौटा। मैं ताज़ा दम घर लौटा तो मेरी आंखों में नमी थी, मेरे आंखों में नमी थी, मेरे हाथों में सरसों के ताज़ा पीले फूलों का एक मोटा सा गुच्छा। मेरी आंखों में नमी थी और मेरे हाथों में सरसों के ताज़ा पीले फूलों का एक मोटा सा गुच्छा। माँ की तस्वीर के आगे फूल रखकर, माँ की तस्वीर के आगे फूल रखकर मैंने बहा लिए 2 बूंद आंसू, और आहिस्ता से कहा, और आहिस्ता से कहा, तू भी माँ खूब है, तू भी माँ खूब है। बचपन के बाद आज सीधे मेरे बुढ़ापे में ही याद आई तुझे, बचपन के बाद सीधे मेरे बुढ़ापे में ही याद आई तुझे। बेटे की थके कमज़ोर बदन पर सरसों तेल की मालिश, बेटे की थके कमज़ोर बदन पर सरसों तेल की मालिश। उस खेत में जैसे ध्रुवगुप्त समा गए हों, रच बस गए हों। आसपास से जो धीमी मध्यम ठंडी बयार बह रही थी, ध्रुवगुप्त को उड़ा रही थी माँ के आंचल से, जो दुलार रही थी पत्तियां, जो पैर दबा रहे थे, जो माथा सहला रहे थे, जो बदन पुचकार रहे थे, वो माँ का वत्सल था, माँ का ममत्व था, दुलार था। और वह सब कुछ तेरा तुझको सौंपते क्या लागी है मैं। ध्रुवगुप्त ने वो सुधियाँ, वो स्मृतियाँ, वो भाव, वो संवेदन और वो सारा का सारा समूचा अनुभव समेट कर लाकर माँ की तस्वीर के आगे रख दिया। और माँ उस तस्वीर से बाहर पूरे परिवेश में समा गई और उस वत्सल को, उस ममत्व को, उस दुलार को जैसे ध्रुवगुप्त पर सराबोर कर दिया। और उसी में लैस, उसी में लबालब कवि उस भाव से भर गया जहाँ बचपन और बुढ़ापा के बीच का सारा अंतराल सिमट गया। कोई गैप नहीं रहा, कोई फांक नहीं रहा, कोई अंतराल नहीं रहा। और जैसे ध्रुवगुप्त नन्हे से बालक में तब्दील हो गए, नन्हे से बच्चे में तब्दील हो गए, और माँ के आंचल में जैसे माँ की उस पीली सरसों का जो प्रस्तार होता है, जो विस्तार होता है, जो फैलाव होता है, जो मध्यम सी मादक सी गंध होती है, ऐसा लगा कि जैसे पूरे बदन की मालिश हो गई हो, जैसे कि माँ की गोद की गर्माहट मिल गई हो। बेहतरीन कविता थी कवि, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। आज मैंने आपको श्रृंखला में इसीलिए शामिल किया क्योंकि ये 2 कविताएं जब मैंने पढ़ी तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मुझे लगा कि समकालीन कवियों को चिन्हित करने में, पहचानने में मेरे शोधार्थियों को इन 2 कविताओं से भी बहुत मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।